लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आज का जो युग है, एआई का युग है, या जहां डेटा हर किसी के पास है, जैसे अगर कोई भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपका सारा डेटा है उस ऐप के पास चला जाता है। तो मतलब उसके लिए आपकी वो मतलब इस हद तक चला जाता है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट उनके पास है, आप किस घर में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब उनको पता है। तो आपको किसी को कहीं भेजने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब मैं चीन की बात करूं, भारत की तुलना करूं, चीन ने सारा इकोसिस्टम अपना डेवलप किया है, सारी ऐप अपनी है, उनका अपना सब यूट्यूब है, और वहां पर सेंध हमारी बड़ी मुश्किल है ना। दूसरी तरफ मैं भारत पे बात करूं तो हमारे 90% मोबाइल चाइनीज है। हम जो ज्यादातर ऐप यूज करते हैं वो या तो अमेरिका की बनी है या किसी और देश की बनी है, और ये सारी ऐप हमसे सारा इंपॉर्टेंट डेटा भी ले रही है। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट भी चाइनीज है और जो जानकारी है वो भी विदेशी कंपनियां ले रही हैं। तो ये तो हम बहुत बड़ा डेटा हमारे लोगों का, हमारे जिसमें अधिकारी भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, अधिकारी भी वो ऐप यूज कर रहे हैं जिनमें सुरक्षा के अधिकारी भी हैं। आपको नहीं लग रहा ये सारी चीजें जिन पर मतलब कुछ होना चाहिए था, हमें अपना इकोसिस्टम एक डेवलप करना चाहिए सर? यही मैंने भी थोड़ी देर पहले बात करी थी। हाँ, हमने एक ऐप लॉन्च किया था ना सर। हाँ, अब एक ऐप किया ना सरकार ने, मेहनत करी ना सर, क्या रिजल्ट दिया पब्लिक ने सर? नहीं, लेकिन उस अगर नैरेटिव है, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ा लेता हूं। आपने कहा कि वो ऐप लॉन्च की, कुछ लोगों ने भ्रम फैला कि देखिए सरकार तो आपकी सूचना ले रही है। ये अगर दुश्मन की तरफ से फैलाया गया ये है ना कि ले रही है, तो उससे डील करना भी तो हमारा काम है ना, कि हम इसका खंडन करें कि भैया अगर ये ऐप ले रही है तो आप बाकी ऐप पर भी तो अपनी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल सर, यही चीजें हुई ना सर। सरकार ने किया तो किसी ने तो भ्रम फैलाया सर। मुझे अच्छी बताओ, कोई तो होगा जिसकी सर देखो, अगर पहली बार तो मेरे दिमाग में नहीं आया होगा, एक आम आदमी के दिमाग में क्या आएगा सर? आम आदमी के दिमाग में नहीं आएगा, वो तो उसको तो पता भी नहीं है ऐप क्या है, क्या चीज नहीं है। अभी आप एक काम करो, 100 आदमी इकट्ठे करो सर, 100 आदमी से पूछो इस ऐप के अंदर फीचर क्या है, मैं बोलता हूँ 99 को नहीं पता होगा सर। अब इकट्ठे कर लो रोड पर से, उसको एक ही चीज पता होगा जो उसने टीवी में सुना, और नहीं ये तो जासूसी करेगा। किसी ने उसके दिमाग तक डाला है सर, वो जड़ कहाँ है जिसने इस दिमाग में डाला है चीज? शायद मैंने तो उस ऐप का लोगो भी नहीं देखा, और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने लोगो नहीं देखा एग्जाम्पल के लिए। लेकिन पता सबको है कि ये तो जासूसी के लिए बना सकते हैं हमारी खुफिया जानकारी। तो कहीं ना कहीं से पहली बार इस बात को रिवील किया गया होगा। दुनिया के अंदर कोई ना कोई एजेंसी है जिसने बोला होगा ये ऐप आज डाउनलोड हो गया, ये भारत की शुरुआत है। धीरे धीरे भारत दूसरा लेके आएगा, तीसरा लेके आएगा, चौथा लेके आएगा। इस शुरुआत को ही खत्म करो। स्टार्टिंग थी सर, ये इस स्टार्टिंग को खत्म कर दो तो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। किसी चीज की तो शुरुआत होती है ना सर। अगर ये कल हमारा सक्सेस होता तो ये क्या होता? दुश्मनों के मुंह में सबसे बड़ा तमाचा होता सर। इंडिया खुद, ये शुरुआत थी, तुमने शुरुआत ही नहीं होने दी यार। तुम शुरुआत ही नहीं होने दे रहे हो सर। तो मैं यही तो कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आप गूगल को अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे दो सर। मैं यहां बैठा हूं, है ना, कि लक्की बिस्ट कहां बैठा हुआ है, गूगल के पास रिपोर्ट है। क्या बोल रहा है ये भी रिपोर्ट, क्या बोल रहा है ये भी रिपोर्ट है सर। मैं कह रहा हूं कि मेरी A to Z, मैं घर पर बैठा होता हूं, कपड़े बदलता हूं, और अगर बाई चांस कपड़े बदलते समय अगर मेरा टेलीविजन ऑन है तो मुझे कहीं नजर नहीं आएगा कि मेरे टेलीविजन में हिडन कैमरा लगा हुआ है। वो साला मेरे को कपड़े चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहा है। आपने स्नोडेन का सुना होगा ना सर, सीआई का, कि आपके यहाँ टेलीविजन है तो टेलीविजन में मैं कहूंगा मेरे टेलीविजन तो कैमरा ही नहीं है। अबे मुझे नजर नहीं आ रहा कैमरा नहीं है, पागल। तेरे टेलीविजन में सब कैमरा है, तुझे दिख नहीं रहा। अगर आपके उस स्मार्ट टीवी में कोई ऐप है तो उसको हैक करके भी वो आपके कैमरे का एक्सेस ले सकता है। हम उन्हें सब कुछ दे देते हैं। क्यों दे देते हैं सर? क्योंकि उनकी सच्चाई हम तक पहुंचती ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है सर। कोई नहीं बताता ना उनकी सच्चाई सर। तो आपको क्या लग रहा है भारत कितना तैयार इन खतरों से? एक तरफ तो दुश्मन का खतरा, दूसरी तरफ आपने कहा कि अंदर ऐसी कोई कोशिशें होती हैं तो फिर एक पूरा एक लॉबी खड़ी हो जाती है कि नहीं ये तो आप लोगों से उनकी जानकारी ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती है देश के सामने? और देश के सामने चुनौती है, लेकिन देश बिल्कुल तैयार है सर। कैसे है? आज पूरी दुनिया में उथल पुथल हो रहा है ना सर। आज पूरा बांग्लादेश से लेकर पूरा मिडिल ईस्ट में देख लो सर, आप अमेरिका में ही देख लो आज क्या चल रहा है सर। लेकिन हिंदुस्तान बिल्कुल शांत है ना सर। इसका मतलब हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग है कि देश के अंदर कुछ नहीं होने दे रहे हैं सर। तो है तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर हम इसको वैसे नहीं देख रहे हैं तो मैं ये करूंगा कि इससे बड़ा उदाहरण क्या लोगे यार तुम, कि आज दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर, आज चाइना टेंशन में है सर। ताइवान के साथ चाइना का हर रोज हर दूसरे दिन सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है ताइवान को लेकर। पता नहीं चाइना कब ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है सर, कब यूएस उसके अगेंस्ट चलेगा। रशिया का आप हाल देख रहे हैं, इजराइल को तो दिन रात आप देख ही रहे हैं, यूएस के अंदर आप देख रहे हैं कि यूएस अगला। लेकिन हिंदुस्तान है तो इसका मतलब इसकी हिंदुस्तान की हमारी इंटेलिजेंस विंग्स, इंटरनल एक्सटर्नल हमारी फोर्सेस पूरी अलर्ट हैं। जितनी भी टेंशन है इस देश में वो हमारी फोर्सेस ले रही है।
हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ले रही है, हमारी लीडर ले रही है, एक आम आदमी तक कोई टेंशन नहीं आने दे रहे। इससे बड़ी सुरक्षा क्या होगी दुनिया में किसी भी देश के अंदर सर? बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत बढ़िया बात कही कि आज आप आदमी चुपचाप खा पी रहा है, सब कुछ मौज मस्ती कर रहा है, तो लेकिन आप चुपचाप खा पी पाए इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना खाना छोड़ा हुआ, अपना खाना छोड़ा हुआ, वो पूरी टेंशन में है सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे बड़ी सुरक्षा तो हो ही नहीं सकती। लकी भाई आपकी प्रेडिक्शंस भी बहुत सही साबित होती रही और इसके चक्कर में आप पूरे भारत में यूं कहें कि मशहूर भी होते रहे हैं। नेपाल को लेकर खासतौर पर आपने जो प्रेडिक्शन की थी पहले ही बता दिया था और वो तो पूरी दुनिया में वायरल हुआ है, उनकी नेपाल में भी मैंने सुना कि आप काफी पॉपुलर हो गए थे। एक प्रेडिक्शन आपने और की है, मैंने इंस्टाग्राम पे आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट हैं, जो हथियार हैं, वो जल्दी उसके पास नहीं रहेंगे और अमेरिका उस पर कब्जा कर लेगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो तो पाकिस्तान के हथियार है ही नहीं, वो अमेरिका के हथियार है। क्यों ऐसा लगता है, क्या ऑब्जर्वेशन आपकी? सर देखो एक्चुअली क्या है कि ये जितना भी चल रहा है दिखाया कुछ और दे रहा है सामने। सर आज पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी कौन बन गया सर? आसिम मुनीर, है ना सर। दुनिया के अंदर हजारों जनरल हैं, अगर मैं किससे ये बोलूं यार मुझे अमेरिका के जनरल का नाम नहीं पता होगा उसे, दुनिया के सुपर पावर का नाम, चाइना का नहीं पता होगा सर। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे यार हमारे देश के अभी जनरल साहब कौन है, वो भी नहीं पता सर। लेकिन आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का नाम पूरी दुनिया जानती है सर। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उसे पाकिस्तान के सिस्टम से ज्यादा पावरफुल बनाया गया है सर। ऐसा नहीं हो पावरफुल है तो एक फौजी है सर, लेकिन उन्हें इतना बड़ा पावरफुल बना दिया, पाकिस्तान की आवाम से बड़ा, पाकिस्तान की सरकार से बड़ा। क्योंकि सिर्फ एक आदमी के साथ डील करना है अमेरिका को क्या करना है? सिर्फ एक आदमी के साथ डील करना है बस। पहले टाइम के अंदर आप कभी ना कभी देखोगे, वो अभी नहीं पता चलेगा ये बात तो 10 साल के बाद पता चलेगा यार पाकिस्तान के तो न्यूक्लियर वेपन जा चुके हैं अमेरिका से। आज अमेरिका को खतरा है न्यूक्लियर वेपन से कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन अफगानिस्तान के हाथ ना लग जाए, कहीं उन स्टेटों के हाथ ना लग जाए तो अगेंस्ट अमेरिका है। और इजराइल भी तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान रहे, है ना। तो लोगों को जो मैं बहुत टाइम से, अभी से नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले से कह रहा हूं सर, मुझे साल भर हो गया ये चीज कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नहीं हो रहा है ना। ये कभी ना कभी आप लोगों को 2, 4, 5 साल 10 साल के बाद पता चलेगा कि डील तो 2025 में ही होकर चले गई थी, 26 में ही हो गई थी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जा चुके हैं जहां पहुंचने थे, चाहे वो सऊदी पहुंच गए हो, चाहे कहीं भी पहुंच गए हो। लेकिन दूसरा लकी भाई, इसकी बिल्कुल उल्टी धारणा भी है एक, कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान को लेकर, जैसे कहा कि वो न्यूक्लियर उसके नहीं है, लेकिन ये अमेरिका ने वहां प्लांट करवाए और फिर ये एक बात फैलाई गई कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ताकि भारत को काबू में रखा जा सके। अब कल को अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं रहते हैं तो फिर तो वो थ्रेट पाकिस्तान जो हमें एक ब्लफ दिखाता था कि न्यूक्लियर मेरे पास, वो तो चला जाएगा। और आज जो पाकिस्तान का वजन दुनिया में बढ़ रहा है, क्योंकि जब से कतर पर अटैक किया था, आपको याद होगा, इजराइल ने, है ना, तो मुस्लिम देशों में एक ही हो गया कि हम अमेरिका पर तो अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं हो सकते हैं। अब किसके पास जाएं? पाकिस्तान के पास चलते हैं, क्योंकि उसके न्यूक्लियर हथियार हैं। इसीलिए हमने देखा कि सऊदी ने एक डील उनके साथ की, इसीलिए अब देख रहे हैं कि बांग्लादेश और वो भी एक डील कर रहे हैं। और सारी डील के पीछे पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार ही तो है। ऐसे में अगर अमेरिका ने वो हथियार भी उससे ले लिए तो ये ब्लफ तो चला जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा फिर भारत मजबूत हो जाएगा? क्या अमेरिका ये चाहेगा? नहीं सर, ये लगता है हमारे को ऐसा। वो 20 साल पहले से सोच रहे हैं, हम अभी सोच रहे हैं, हम 2 साल पहले सोच रहे हैं। MI6 CIA 20-25 साल पहले से सोच रही है, उन्हें भी पता है कि होगा। सर पाकिस्तान धरती से, नक्शे से खत्म हो जाए, अमेरिका को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अमेरिका पहले सेफ रहे, पाकिस्तान रहे ना रहे वो सेकेंडरी चीज है। सर मेरा घर पहले होना चाहिए, चाहे मेरा पड़ोसी का घर खत्म हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरा पाकिस्तान तैयार कर दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं सर? लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान, अरे वो दूसरा तैयार कर देगा भाई, वो कर रहा है दूसरा तैयार। आपको समझ में नहीं आ रहा? उसको पता है कि पाकिस्तान से उसको खतरा है अफगानिस्तान की वजह से। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। तो वो पहले क्या कर रहा है? अपने आप को सेव करेगा। दुनिया का हर आदमी अपने आप को पहले सेव करता है। अमेरिका पहले खुद को सेव करेगा कि ये जो भस्मासुर हैं, जो इनको मैं यहां से हटा दिया तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान पावरफुल बन जाएगा। ये उसने एक और पाकिस्तान तैयार करा होगा पीछे से। बांग्लादेश कर रहा है, कोई ना कोई कर रहा है वो तैयार। तो आपको ऐसा लग रहा है? जो एक्सपर्ट कहते हैं कि यार नहीं, तो उससे नहीं, उसने तैयार, हम अभी सोच रहे हैं, वो 25 साल 30 साल पहले से सोच रहा है। इज अ लॉन्ग प्लानिंग। एक दूसरा तैयार हो जाएगा सर जी। नॉर्थ ईस्ट में जो हालात पैदा हो रहे हैं, खासतौर पर मणिपुर में जो है, उसकी भी जब लोग तय में जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसमें कोई CIA का कनेक्शन मिलता है कि वहां जो कुछ ड्रोन मिले थे, स्टारलिंक का भी लोग उससे जोड़ते हैं। उसकी आपकी स्टडी मणिपुर को लेकर क्या कहती है? वहां जो अनरेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट में लगातार है? सर देखो, मैं मणिपुर में बहुत रहा हूँ, बहुत डीपली मैंने मणिपुर, नागालैंड बहुत काम किया है। तो
आज भी आप चले जाओ, मुझसे पूछो ना सर, मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछो कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छे लोग कहाँ के हैं, मेरे से व्यक्तिगत राय ले लो सर, मैं बोलूंगा मुझे नॉर्थ ईस्ट से अच्छे इंसान कहीं के नहीं लगे सर। इतने दिल के साफ, इतने दिल के, कभी भी आप जाओ, हम लोग क्या वो लोग कैसे हैं पता है सर आपको, नॉर्थ ईस्ट के लड़के को आज सैलरी मिलेगी ना सर, वो, हम तो फिर भी इंडिया में होते हैं, हम अपनी सेविंग देखते हैं कि यार हम कल देख लेंगे, वो लड़के इतने अच्छे, वो आपके ऊपर पार्टी पर खर्च कर देंगे सर, पूरे सर कल के नहीं देखते हो, वो उन लोगों में से हैं सर। आप कभी नॉर्थ ईस्ट में जाकर देखना, आपको दिल के इतने साफ लोग मिलेंगे आज भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग, चाहे वो म्यांमार से आ गए या अंडर यूजी में आप अंडरग्राउंड कहो या इंसर्जेंट की आड़ में पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंसा फैला रखी है, इसके पीछे कौन है सर? अच्छा मैं आपको बताता हूं कि शायद मैंने 2006 में, शायद 5 या 6, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मैं एक यूजी के कैंप में गया, यूजी अंडरग्राउंड बोलते हैं, इंसर्जेंट के कैंप में गया मैंने कैंप में एक लड़के के हाथ में वेपन देखा सर, मैं उन्हीं के कैंप में गया था, और आपको पता है कि 2005 या 6 के अंदर मैंने उसके हाथ में वो वेपन देखा जो अभी भी फोर्सेस के पास नहीं है सर। किसने दिया वो वेपन? मैं थोड़ी देर के लिए उस वेपन को, उस लड़के मेरे साथ में ही खड़ा था, है ना, मैंने उस वेपन को देखा यार उसके साथ में, और मैं उस टाइम मुझे इतना शौक नहीं हुआ। 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 20 साल, मैं 2006 की बात बता रहा हूं या 5 की बात। मैंने 2006 में उनके एक इंसर्जेंट के हाथ में M16 देखा सर। किसने उसके हाथ में M16, वो अमेरिकन वेपन M16 उसके हाथ में आया कैसे सर? आज भी हमारी फोर्सेस के पास M16 नहीं है सर, एक एग्जांपल के लिए, वो वेपन नहीं है, तो वो अमेरिकन वेपन M16 क्या कर रहा था उसके हाथ में? अब क्या बोलोगे सर? ये मैं कह रहा हूं, जितनी देर में हमारे कैमरामैन सर हमसे दूर है, उतनी दूर में वो लड़का खड़ा था सर। पुरुलिया कांड भी एक हुआ था जहां पर मैंने उस पर पूरी वीडियो डाली है सर। हाँ, पूरी वीडियो डाली है पुरुलिया का। बताइए हमारे दर्शकों को बताइए उसका इंटेंट क्या था उस वक्त। सर क्या होता है, एक प्लेन आता है इंडिया के अंदर 1995 में, प्लेन वेपन को ड्रॉप करके भी चला गया था, वो प्लेन उस दिन नहीं मिला, जब वो प्लेन वापस आ रहा था अगले दिन, तब उस प्लेन को लैंड कराया गया, जब वो हमारे रडार के अंदर आया। उसमें से मेन एक्यूज तो चला ही गया ना सर। मेन एक्यूज तो आज भी इंडिया नहीं आया है सर। आज भी जो उसका मेन एक्यूज्ड है वो तो आज भी भारी है ना सर। हिंदुस्तान ने उसको कितनी बार लाने की कोशिश करी, तब भी वो मेन एक्यूज नहीं आया, और उस मेन एक्यूज का लिंक MI6 के साथ सर। कौन था वो? पहचान हुई इसकी कोई? हाँ, अब पहचान हो गई ना उसकी कि MI6 के लिए काम करता था वो। मैंने पूरा वीडियो डाला है पुलिया आर्म्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों के अलग अलग हैं, कोई बोलता है कि बंगाल के अंदर एक एनजीओ टाइप की कि ये वेपन उनके लिए आया, कोई बोलते हैं कम्युनिस्ट के लिए आया, उस टाइम बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कोई कहते हैं कि यार नहीं ये इस वेपन को बांग्लादेश भेजना था। तो लोगों की अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो वेपन देने वाला था वो था MI6 का एजेंट। मेरी पूरी वीडियो में उसका नाम है यार, एवरीथिंग सारा डिटेल दिया। आप MI6 को काफी लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हैं इसीलिए आपने आज कहा भी कई बार कि सबसे बड़ा खतरा उसी से है सर। आज भी हुआ। अच्छा मैं एक चीज और पूछता हूं सर, कि जब वो प्लेन शायद मुंबई के अंदर लैंड हुआ, जो प्लेन, वो आदमी कैसे निकल गया मुंबई के एयरपोर्ट से बाहर सर? जिसको मुझे एक सवाल का आंसर दे दें सर, उस टाइम की जो सरकार थी वो मुझे जवाब दे दें कि एक प्लेन हिंदुस्तान के अंदर 300 AK-47 हजारों राउंड्स रॉकेट लॉन्चर प्लेन से गिरा के जाते हैं, उस प्लेन को हम बॉम्बे के अंदर डाउन करवाते हैं। 7 आदमी थे शायद उस प्लेन के अंदर, या 9 आदमी थे, एग्जैक्ट 7 या 9 में से। उसका जो मेन एक्यूज्ड है, मास्टरमाइंड, आप उसको बॉम्बे टू वाई नेपाल से बाहर भिजवा देते हो, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको बाहर लेकर गए सर। ये अपने आप में कितनी सीरियस बात है, कितनी सीरियस बात है, क्यों नहीं बात करते आप? और इसी तरह की बात तो धुरंधर फिल्म में की गई, जब वो नकली नोट पूरे माफिया की बात की गई थी, उसमें दिखाया गया किस तरह से एक मिनिस्टर भी और उनके लड़का भी इन्वॉल्व था। तो मतलब जब इंटरनल सिक्योरिटी के साथ खुद इस तरह, आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या वाकई जो माफिया होते हैं या बाहर की एजेंसीज होती हैं, इनकी पहुंच हमारी राजनीतिक पार्टियों तक, सांसदों, विधायकों तक होती? सर इंदिरा गांधी के, हाँ, इंदिरा गांधी का कोड नेम था बेनू आई थिंक, जो उनके इंटरनल सबसे क्लोज थे ना सर, सबसे क्लोज, वो उस टाइम के KGP के एजेंट थे सर, सबसे क्लोज, ये लगा लो। आज भी मैं आपको बताऊं कि इस देश के अंदर, गिनती में नहीं बताऊंगा, कई एजेंट, कई पॉलिटिशियन ऐसे होंगे जो सिर्फ MI6 के लिए काम करते हैं, CIA के लिए काम करते हैं। सिर्फ आपको मैं इस देश के कई ऐसे बड़े जर्नलिस्ट बताऊंगा, एक ऐसे जर्नलिस्ट का नाम मैं नहीं बताऊंगा जो MI6 के लिए काम करते हैं। इसमें हमें भी पता है, करते हैं, बहुत बड़ा नाम है इस देश का,
उस जर्नलिस्ट का। उस जर्नलिस्ट की एक खासियत पता है क्या? कुछ ऐसा इशारा किया था कि लोग समझ पाए सर वो हम नहीं चाहते किसी का नाम लिया जाए, लेकिन ऐसे लोगों को एक बहुत बड़े हमारे है। हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया के लिए काम नहीं करते, एक बहुत बड़े वेस्टर्न मीडिया के लिए वो काम करते हैं। ओके। दूसरी चीज, हिंदुस्तान के क्रॉसपॉन्ड हैं। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी क्या है सर उनकी? समझ गया मैं। हिंदुस्तान के बारे में बताना। लेकिन उनकी एक खासियत है सर कि वो 12 महीने में से 11 महीने हमेशा ब्रिटेन ही रहते हैं। ओके। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वो किसी भी मेल का रिप्लाई नहीं करते सर जब वो इस देश से बाहर होते हैं, ताकि हम उनको ट्रैक ना कर सकें सर। जब भी वो ब्रिटेन की धरती में होते हैं, यहां से उनका कोई भी बड़े से बड़ा मेल चला जाए, वो मेल का रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो बताते नहीं है कि हम ब्रिटेन में किस जगह पर है, हम क्यों ओके। आप बताओ सर, वो इस देश की हालत है सर ये। और आप एक सीनियर जर्नलिस्ट की अरे सर बहुत बड़ा नाम है सर, मैं नाम क्या बोलूं अभी, है ना, फिर नाम बोलने में कल भूचाल आ जाएगा सर जी। और इस तरह के सांसद विधायक भी हैं, बहुत पॉलिटिशियन भी हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया और आगे चल के बहुत जल्दी मैंने आपको क्या बोला, उसकी तो रिपोर्ट हमारे पास है सर, मेरे पास है व्यक्तिगत सर, व्यक्तिगत रिपोर्ट सर। सोल्जर्स को बुलेट प्रूफ के अंदर भी गोली लगी है सर, लगी है ना, क्यों नहीं जांच हो रही सर? जिसने वो बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी इस देश में, एक सोल्जर एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर गया और बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर गोली लग गई। टेस्ट होता है ना सर, हम लोग जब बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदते हैं तो विद इन 5 मीटर से हम लोग फायर मारते हैं, AK-47 का 3 मीटर से फायर मारते हैं। तो जब ये जैकेट इस देश की सेना के जवानों को दिया गया, सेना को दिया गया, और अंदर तो क्यों जांच नहीं हुई कि जब अरबों की डील हुई, किसके आधार पर ये डील हुई, क्यों डील हुई, कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे? इस बात को कभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा सर। आपने अपने खुद चंद अकाउंट भरने के लिए देश के सोल्जर मरवा दिए सर। आप करना सर, आपको डिटेल मिलेंगी कि जवानों के बहुत, इस न्यूज को बाहर ही नहीं आने देते सर, क्यों नहीं आने दिया बाहर? अपने में कितनी बड़ी शर्म की बात है कि आप जो अपने सैनिकों को हथियार दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अगर उनको इंफीरियर हथियार दे रहे हैं या वो चीज उनको नहीं दे रहे, इक्विपमेंट जो उनको चाहिए, तो इससे बड़ी शर्म की बात है। देशद्रोह क्या हो सकता है? ये एक पार्ट हो गया। हाँ। ये क्या हो गया? इन लोगों का पार्ट हो गया। हाँ। सेकंड पार्ट, दुनिया के अंदर कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बोले ये वेपन बहुत अच्छे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत अच्छे हैं। वो दूसरा गेम, आपकी परतें खुलती जाएंगी सर। ऐसा नहीं है कि इस नेता ने जो डील करी होगी या जो भी इस नेता ने भी वो रिपोर्ट पढ़ी होंगी, उनके पीछे बहुत बड़ा गेम है सर। तो इसलिए आपने कहा दुनिया में सबसे कीमती इंफॉर्मेशन सर, और उससे भी खतरनाक गलत इंफॉर्मेशन, गलत रिपोर्ट के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, आप अपने देश को बर्बाद कर दोगे सर। कि आपको कौन सी खबर पढ़वाई जाए, कैसे पढ़वाई जाए, और कैसे आपका ओपिनियन उस पर बनना है, कैसा ओपिनियन इसके ऊपर आया है सर, आप कैसे उसको लेके चलते हो। मैंने बोला कि सर मेरे लिए दुनिया की महंगी चीज इंफॉर्मेशन है, उससे खतरनाक चीज है गलत। मैं कहता हूं मुझे 1 साल तक कोई इंफॉर्मेशन ना मिले, चलूंगा मैं। हाँ। मैं झेल लूंगा। हाँ। गलत इंफॉर्मेशन मुझ तक ना आ जाए जिस पर मैं ट्रस्ट कर लूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।